चलिए स्टूडेंट्स, आज हम रीतिकालीन साहित्य की काव्यधारा रीति मुक्त काव्यधारा की प्रवृत्तियां आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीतिकालीन साहित्य को मुख्य तौर से 3 भागों में हम बांट सकते हैं: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इससे पहले हम जो है रीति सिद्ध काव्यधारा की बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं या प्रवृत्तियां। यह रीति काल का ही एक भाग है। रीति काल के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं। जब कोई भी प्रश्न आप रीति काल का अटेम्प्ट करते हैं, तैयार करते हैं, तो रीति काल के बारे में आपको जो सामान्य बातें पता है वो बताने के बाद ही आप इसको आगे शुरू करते हैं। मैंने आपको वो सारा बताया है और अब हम रीति मुक्त काव्यधारा की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि रीति मुक्त काव्यधारा है क्या। रीति मुक्त काव्यधारा जो है, इसके अंतर्गत हम उन रचनाओं को लेते हैं जो रीति मुक्त कवियों ने लिखी है। और रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने न तो आचार्यों की भांति कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है, न ही बिहारी की तरह रीति सिद्ध काव्य की रचना की है। अर्थात जो नियम बनाए गए थे उन्होंने उसको पूरी तरह से अपने काव्य से, अपनी रचनाओं से दूर कर दिया है, उन्हें किसी भी रूप में शामिल नहीं किया है। मुक्त काव्यधारा का अर्थ है कि सब तरह के बंधनों से, रीति के बंधनों से मुक्त उन्होंने काव्य की रचना की है। और प्रमुख रीति मुक्त कवियों में नाम जो हैं वो हैं आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद आदि। ये चारों कवियों के अलावा भी बहुत से कवि हैं जो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मुख्य तौर से इनका नाम आता है। और जो रीति मुक्त कवि हैं, इनकी मुख्य विशेष बात क्या थी कि ये स्वान्ते सुखाए काव्य रचना लिखते थे। अर्थात दूसरे के लिए न करके खुद के सुख के लिए, खुद की खुशी के लिए काव्य रचना किया करते थे। इनकी मुख्य बात यही थी। आइए प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि स्वच्छंद प्रेम को गान। स्वच्छंद प्रेम का गान का क्या अर्थ है कि उसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, किसी भी तरह की कोई शानपत नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा मार्ग है। बड़ी सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी। अति सूधो का अर्थ है सीधा, सरल। प्रेम को मार्ग है जहाँ नैकू का अर्थ है किसी भी प्रकार की शानप बांक नहीं, शानप दिखाई नहीं जा सकती। अर्थात प्रेम के रास्ते के अंदर कोई भी बनावटीपन और शानपत नहीं चलती। यह सीधा साधा प्रेम का मार्ग है और यहाँ पर सीधे साधे भाव और विचार होने चाहिए। विरह वर्णन की प्रधानता। प्रेम के अंदर भी इन कवियों ने क्या किया है? व्यथा, प्रेम के मतलब दर्द को दिखाया है, विरह दिखाया है कि नायक नायिका का संयोग जो है वो कम है, मिलन कम है, उसमें विरह जो है वह ज्यादा है। कि कहते हैं कि यह कैसो संयोग न जानी परे जो, कि मतलब यह कोई जान नहीं पड़ता, इस बात का पता नहीं चलता कि ये किस तरह का संयोग का मार्ग है। वियोग न कहूँ हूँ बिछोहत है, यह वियोग ही है जो एक दूसरे से हमें दूर किए रखता है। अर्थात रीति मुक्त काव्य के अंदर विरह वर्णन जो है वह ज्यादा है। श्रृंगार के दूसरे रूप जैसे संयोग और वियोग दो होते हैं ना, तो संयोग और वियोग में से वियोग वर्णन की प्रधानता है। नायक और नायिका का बिछोह जो है वह ज्यादा इस कविता में दिखाई देता है। कौन सी कविता पढ़ रहे हैं आप? रीति मुक्त कविता में विरह वर्णन की प्रधानता है। स्वच्छंद प्रेम है, विरह वर्णन की प्रधानता है। प्रेम निरूपण, क्योंकि यह एक रीतिकालीन कविता का ही भाग है, तो प्रेम निरूपण जो है यह रीतिकालीन कविता की सभी विधाओं की एक मुख्य विशेषता है। कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, लुकाए करता छिपा करके। कृष्ण से बातों का लालच करने के लिए, कृष्ण बात करेंगे, पूछेंगे, तो कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख दिया है राधा ने। सोह करे भुनु हंसे, कि वो सौगंध देते हैं, बात देते हैं तो आंखों ही आंखों में हंसती हैं, और अगर देने की कहती है तो नट जाती है। इसका अर्थ है कि प्रेम का सीधा सीधा, सरल और स्पष्ट चित्रण इस कविता के अंदर किया गया है। आइए अगली देखते हैं कि उदात्त सौंदर्य वर्णन।
उदात्त का अर्थ है कि पवित्र, पाक, उसमें किसी भी तरह की नैतिकता नहीं है, किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं है। बड़ा पाक और पवित्र सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बहुत सुंदर शब्दों में है कि झलकई अति सुंदर आनंद का अर्थ है मुख गोर। गोर मुख जो है अर्थात गोरे रंग का मुख बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। उसकी जो सुंदरता है वह झलक रही है, दिखाई दे रही है। छके दृग राजती काननी धरे, कि जो आंखें हैं उसको देख देख करके छकती नहीं है, अघाती नहीं है। गोर सुंदर मुख जो है उसमें उसकी शोभा को देखते देखते आंखें थकती नहीं है, अघाती नहीं है। स्वानुभूति का वर्णन। स्वानुभूति शब्द का अर्थ क्या है? अपना अनुभव, अपने अनुभव से जो आपने सीखा है उसका वर्णन करना इस युग के कवियों को बड़ा ही प्रिय है। क्या कहते हैं कि लोग हैं लागी कवित बनावत, कि न जाने कवि क्या कह रहा है कि न जाने कितने लोग हैं कवित बना रहे हैं, कविताएं बना रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि मुझे तो मोही तो का अर्थ है मुझे तो मेरे कवित बनावत, जबकि मेरी पहचान मेरे कवित बनाते हैं। इसमें आप भाव को समझें। कहते कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो कवित बनाते हैं और दूसरी तरफ मैं हूँ कि मुझे मेरे कवित बनाते हैं, अर्थात कवित से मेरी पहचान होती है। मेरी पहचान के लिए मैं कवित नहीं बनाता हूँ। इस तरह से उन्होंने क्या कहा है कि मुझे मेरी अनुभूति से ही इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी अनुभूति के बारे में जो अपना अनुभव जन्य ज्ञान है उन्होंने इसको व्यक्त किया है, इसकी ही महिमा का गुणगान किया है। अगली इसकी मुख्य विशेषता है वह हम पढ़ेंगे भक्ति भावना। भक्ति भावना के बारे में भी कवि क्या कहना चाहता है कि इन्होंने प्रेम निरूपण के अलावा कहीं कहीं भक्ति भावना भी दिखाई दी है। राधा और कृष्ण का सगुण रूप में वर्णन किया है। इनकी भक्ति भावना को सूर आदि भक्त कवियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इनकी भक्ति मात्र कविता करने का बहाना है, सुमिरन को बहाना है। न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। कहते कि या तो मैं राधा कृष्ण जो है उनकी भक्ति मेरे कविता करने का बहाना है या फिर मैं उनके सुमिरन को करता रहता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि इनकी भक्ति भावना के अंदर उतनी श्रेष्ठता दिखाई नहीं देती जो भक्तिकालीन कवियों की कविताओं में दिखाई देती है। अगला इनकी विशेषता है क्योंकि नायक नायिका के मिलन का भी वर्णन है, प्रेम निरूपण भी है और जहाँ श्रृंगार चित्रण है, चाहे वह वियोग है चाहे संयोग है, वहाँ पर प्रकृति का जो स्वरूप है वह अवश्य दिखाई देता है। कहने का अर्थ क्या है कि कवि घनानंद अपनी प्रेयसी को अपना दुख सुनाने के लिए बादल का सहारा लेते हैं। बादल को माध्यम बना करके अपना दुख अपने प्रेयसी तक पहुंचाते हैं। प्रकृति का जो चित्रण है वह उद्दीपन रूप में है, अर्थात अपने भावों को प्रकट करने के लिए उसका सहारा लिया गया है कि पर काज ही देह को धारी फिरो। पर काज ही का अर्थ है दूसरों के काम के लिए हे बादल तुम अपने शरीर को धारण करके रखते हो। परजन्य जथारथ हवई परसो, और दूसरे के जथारथ का अर्थ किसी की भलाई के लिए ही तुम परसते हो, बरसते हो। अपने दुख को व्याकुल करने के लिए प्रेयसी को संदेश देते हैं कि मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए ही है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति, मैंने आपको बताया था कि ये मुक्त रीति मुक्त कवि हैं। ये पूरी तरह से स्वच्छंद होकर रचनाएं लिखते हैं। तो इनके जो इसमें है मुख्य बात कि परोपकार की भावना भी है, नीति भक्ति की भी भावना है। इसके साथ साथ ये लोक जीवन से जुड़े थे, आम जन से जुड़े हुए थे। इनके जीवन के अंदर आम जन का महत्व बहुत था, तो उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों का इन्होंने चित्रण किया है। जैसे भारत देश के अनेक तीज त्योहार हैं, रीति रिवाज, इनका बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कुछ जैसे अख तीज है, गणगौर है, होली आदि के भावुक चित्र इन्होंने बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। लोक जीवन की मनोहर झांकी इन्होंने प्रस्तुत की है। इसका अर्थ क्या है कि आम जन जो है उनका खान पान, रहन सहन, उनके तीज त्योहार, रीति रिवाज, इसके अलावा उनका क्या सोच है, उनकी भाषा क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, आम जन से जुड़ा हुआ इनका साहित्य कहीं कहीं दिखाई देता है। लोक जीवन की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति इन्होंने करने का प्रयास किया है।
अब हमने इसका भाव पक्ष पढ़ा, अब कला पक्ष। कला पक्ष में क्या है कि इन्होंने किस तरह से कविता को सजाने संवारने का कार्य किया है। तो अलंकार, यह हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं रीतिकाल में, कि रीतिकाल का नाम कुछ कवियों ने अलंकृत काल रखा है, अर्थात इस युग की कविता में अलंकारों का बड़ा खुलकर प्रयोग किया गया है। शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों का ही कवियों ने खुलकर अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया है। इस जैसे रीतिकाल है, इसका नाम श्रृंगारिक काल भी, श्रृंगार काल भी रखा गया है। मुख्य रस जो है श्रृंगार काल है। रीति मुक्त कवियों में श्रृंगार का वियोग रूप ज्यादा लिया गया है, लेकिन अन्य रसों का भी यथास्थल प्रयोग किया गया है। अगर मान लो किसी राजा की वीरता का वर्णन है तो वीर रस है, कहीं विरह ज्यादा है तो श्रृंगार के साथ साथ करुण रस का भी समावेश है। अनेक रसों का यथास्थल का अर्थ है स्थान के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से प्रयोग किया गया है, पर मोटे तौर से इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। और रीति मुक्त कवियों ने श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का अधिक चित्रण किया है। भाषा परिमार्जित ब्रज भाषा है, उसमें लाक्षणिकता, लक्षण तो है ही, लक्षणों के कारण ही इसे हम रीतिकाल भी कहते हैं। और ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग की गई है। परिमार्जित का अर्थ है पूरी तरह से शुद्ध, व्याकरण के अनुसार ब्रज भाषा का प्रयोग है। अपनी रचनाओं को सजाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग है। तत्सम तद्भव अन्य भाषाओं के शब्दों का भी इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। अगर विशेष तौर से हम कहें तो रीति मुक्त काव्य जो है अपने समकालीन का अर्थ है उस समय जो रीति सिद्ध व रीतिबद्ध काव्य था उससे पूरी तरह से अलग प्रकार का है। यद्यपि रीतिकाल है, रीतिकाल की आप कह सकते विशेषताएं इसमें शामिल है, पर यह अपने समकालीन रीति सिद्ध व रीतिबद्ध काव्य से अलग प्रकार का है। दोनों काव्यों से यह अलग है।